हेलो फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं NCERT MCQ सीरीज़, जिसमें हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट से लेके सभी चैप्टर्स के MCQ आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो सीरीज़ रहेगी ये NCERT बुक्स 9th to 12th की रहेगी, जिसमें हम आपके लिए सोशल साइंस के सभी टॉपिक्स या सभी लेसन्स के MCQs आपको लिए लेके आने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बास्तील के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बास्तील जो है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, यह फ्रांस के किले की एक जेल थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। आमतौर पर जो लोग हैं वो बास्तील से घृणा करते थे। बिल्कुल सही है। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आंसर जो हमारा होने वाला है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बास्तील जो थी उसके बारे में ये सभी कथन सत्य है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की जो क्रांति थी वो हुई थी 1789 में। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो होने वाला ऑप्शन बी, 1789। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति 1789 में कौन सी हुई थी? फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति के समय, जिस टाइम पे फ्रांस की क्रांति हुई उस समय फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? तो ये जो ऋण था ये था 12 अरब लिव्रे। 12 अरब लिव्रे, ठीक है। और जो लिव्रे है वो क्या है? वो है फ्रांस की मुद्रा। फ्रांस की मुद्रा होती थी पहले, ठीक है, जिसको 1789 में क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस 16वां किस राजवंश से संबंधित था? तो लुईस 16वां जो था वो था बूर्बो राजवंश से संबंधित। बूर्बो राजवंश से संबंधित। तो हमारा जो आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रीय सभा बुलाई गई थी 1789 क्रांति के समय, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका जो उद्देश्य था वो था कर लगाना। किस लिए बुलाई गई थी? कर लगाने के लिए, ठीक है। और इसी से विद्रोहित होकर लोगों ने क्या किया था? क्रांति की शुरुआत की थी। और यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो ये जो शासन था वो था लुईस 16वें का, ठीक है। किसका था? लुईस 16वें का। और ये किस राजवंश से संबंधित था? ये था बूर्बो राजवंश से संबंधित। किससे? बूर्बो राजवंश से संबंधित, ठीक है। तो आंसर जो हमारा यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई थी? तो ये जो सभा एकत्रित हुई थी वो हुई थी टेनिस कोर्ट में। कहाँ पे एकत्रित हुई थी? टेनिस कोर्ट में। ठीक है, तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? जो लुई 16वां है, जो क्रांति के समय फ्रांस के शासक थे, वो राजगद्दी पर कब आसीन हुए थे? तो वो आसीन हुए थे 1774 में। कब हुए थे? 1774 में। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एसेट से क्या अभिप्राय है? अलग अलग राज्य को एसेट कहा जाता था। धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता था। नहीं। सीधे राज्यों को दिया जाने वाला कर था। नहीं। फ्रांस का सामाजिक वर्ग विभाजन था। जी हाँ, जो एसेट्स था वो क्या था? फ्रांस का सामाजिक वर्ग विभाजन। और जो सामाजिक वर्ग था उसको 3 हिस्सों में बांटा गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। चलिए लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा किसने की थी? विधानसभा ने? जी नहीं। राष्ट्रीय सम्मेलन ने? जी नहीं। तो ये जो घोषणा की गई थी ये की गई थी राष्ट्रीय महासभा द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग में नहीं थे? जो फ्रांसीसी समाज था जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया था स्टेट के माध्यम से, उसमें कौन सा वर्ग नहीं था या कौन नहीं थे उन वर्गों में? ठीक है, सबसे पादरी वर्ग ये थे, कुलीन वर्ग ये भी थे, व्यवसायी और किसान ये भी थे, लेकिन जो सम्राट थे उनको जो डिवाइडेड वर्ग थे उनमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्तील का पतन कब हुआ? तो जो बास्तील का पतन हुआ वो 12 जुलाई 1789 को नहीं, 10 जुलाई 1789 नहीं, 11 जुलाई 1789 नहीं, और ये जो पतन था ये हुआ था 15 जुलाई 1789 को। कब हुआ था? 15 जुलाई 1789 को। तो हमारा जो आंसर होने वाला है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? जो समाज था जिसको 3 स्टेटों में बांटा गया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे पूछा गया है जो सेकंड स्टेट था उसमें कौन से लोग शामिल थे? उसमें शामिल थे हमारे कुलीन वर्ग के लोग। कुलीन वर्ग के लोग। जो पादरी थे वो फर्स्ट स्टेट में थे, व्यापारी और किसान थे वो थर्ड स्टेट में थे, और जो कुलीन वर्ग था वो था सेकंड स्टेट में। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? पेरिस और जो देश का देहाती एरिया था उसमें लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? वो कर रहे थे, वे लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे?
पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बास्तील का किला था वो किस बात का प्रतीक था? स्वतंत्रता का? नहीं। समानता का? नहीं। बंधुत्व का? नहीं। वो किस चीज़ का प्रतीक था? जो सम्राट था उसकी जो निरंकुश शक्तियां थी उनका प्रतीक था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय स्टेट, जो समाज की 3 स्टेट थी उनमें से जो तृतीय स्टेट है इनमें कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? अदालती कर्मचारी ये लोग थे, बड़े व्यापारी ये भी थे, किसान ये भी थे। कुलीन वर्ग नहीं था। कुलीन वर्ग जैसा भी हमने पढ़ा था किसमें था? स्टेट 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? तो फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ है वो उसके लिए जो सबसे मेन घटना मानी जाती है स्टेट जनरल का भंग होना, जी नहीं। राजा का प्रांत से भागना, नहीं। और रानी का जिद्दी स्वभाव, जी नहीं। तो वो किस लिए हुआ था? बास्तील के पतन के साथ। तो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वीं सदी में फ्रांस के किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? 18वीं सदी में फ्रांस के किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? ठीक है, तो कौन से कार्य नहीं किए जाते थे? कुलीन वर्ग की सेवा करना ये करवाया जाता था। कुलीन वर्ग के घरों के और खेतों का काम करना ये भी करवाया जाता था। और सड़क के निर्माण के सहयोग करना ये भी करवाया जाता था। लेकिन जो नहीं करवाया जाता था वो था स्कूली शिक्षा के रूप में सेवा करना। स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सारे काम उनसे करवाए जाते थे, ये काम उनसे नहीं करवाया जाता, तो यही हमसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा ने जो संविधान है वो कब तैयार किया था? जो राज्यसभा है वो संविधान कब तैयार किया था उसने? तो ये जो संविधान है ये तैयार किया था 1791 में। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 1791। चलिए, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? जो पादरी थे वो किस स्टेट मैंने बताया था समाज को 3 स्टेट में बांटा गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो इसमें जो पादरी थे वो किस स्टेट में थे? वो थे हमारे प्रथम स्टेट में। ठीक है, द्वितीय स्टेट में कौन था? कुलीन वर्ग। और तृतीय में किसान, अदालती लोग, व्यापारी या फिर छोटे मजदूर। ठीक है, ये सभी किस में थे? तृतीय स्टेट में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? छूट प्राप्त किन स्टेटों की थी? जो 3 स्टेट बनाए गए थे उनमें से किस किस को छूट प्राप्त थी? तो वो छूट प्राप्त थी तृतीय स्टेट को। किसको? तृतीय स्टेट को। जो प्रथम और द्वितीय स्टेट थे जिसमें पादरी और कुलीन वर्ग थे उनको कर देना पड़ता था। लेकिन जो तृतीय स्टेट में थे व्यवसायी, कारीगर, किसान, मजदूर, अदालती लोग, व्यापारी, इन सबको कर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अगस्त 1792 से लेके 20 सितंबर 1992 तक फ्रांस का जो शासन था वो किसके हाथ में रहा था? तो ये जो शासन है ये रहा था पेरिस कम्यून के हाथ में। पेरिस कम्यून के हाथ में। ये जो छोटा सा पीरियड था 10 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक 40 दिनों का, ये इस दौरान फ्रांस का जो शासक था वो कौन था? पेरिस कम्यून। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो किसानों की जो जनसंख्या का प्रतिशत था वो था 90%। यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। कितने परसेंट? 90%। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी में फ्रांस के किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? 18वीं सदी में फ्रांस के किसानों से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? तो वो वसूला जाता था टाइल। जो प्रत्यक्ष कर के रूप में किसानों से लिया जाता था उस कर को क्या कहते थे? टाइल। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर सम्मेलन में लुई 16वें के लिए क्या दंड निश्चित किया गया था? क्रांति के बाद जो सितंबर सम्मेलन हुआ उसमें लुई 16वें के लिए कौन सा दंड निश्चित किया गया था? तो वो निश्चित किया गया था मृत्यु दंड। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो होने वाला है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसी राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था? राज्य को जो कर दिया जाता था उनमें से किसे छूट प्राप्त थी? तो वो जो छूट प्राप्त थी वो थी पादरी को। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बाकी सभी को कर देना पड़ता था। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1774 में जब लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था? नंबर 1, फ्रांस में लंबे समय से युद्ध चल रहे थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि सरकार वर्साई के महल और राज दरबार में शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ए और बी के जो दोनों ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट क्वेश्चन। लुई 16वें को मृत्यु दंड कब दिया गया था? तो ये जो मृत्यु दंड दिया गया था ये दिया गया था 1793 में। कब दिया गया था? 1793। आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन सी। चलिए इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? प्रत्यक्ष कर कौन था इनमें से? प्रत्यक्ष कर था टाइल, जो जनता से सीधे तौर पे लिया जाता था। लिब्रे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा। और स्टेट क्या था? सामाजिक वर्ग का विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सम्मेलन में किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? तो यहाँ पे अमानवीय प्रथा का अंत किया गया था दास प्रथा का। ठीक है, जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें किस अमानवीय प्रथा का अंत किया गया था? दास प्रथा का। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक अधिक आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था? किस दार्शनिक ने? यहाँ पे किस दार्शनिक की बात हो रही है? ठीक है, तो वो दार्शनिक थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने क्या किया था कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार की बात जिसमें दोनों का ही रोल अहम रहे।
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, रोब्सपियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? तो रोब्सपियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? ये चढ़ा गया था जुलाई 1794 में। ठीक है, तो हमारा आंसर है यहाँ पे आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर था? इन करों में से चर्च के द्वारा कौन सा कर लिया जाता था? तो वो था हमारा टाइथ। आंसर जो हमारा है वो है ए। टाइल क्या था? ये डायरेक्ट कर था जो लिया जाता था लोगों से। लिब्रे, फ्रांस की मुद्रा और स्टेट सामाजिक विभाजन के वर्क। चलिए, जुरोंदिस दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी नई मुद्रा चलाई थी? तो ये इन्होंने चलाए थे कागज के नोट। जो जुरोंदिस दल था उसने आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी मुद्रा चलाई? कागज के नोट। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने जो सदस्य थे उनको भेजते थे? ठीक है, तो वो जो सभा थी वो थी स्टेट जनरल। स्टेट जनरल एक ऐसी राजनीतिक संस्था थी जिसमें जो तीनों स्टेट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। वो थी हमारी एसेट जनरल। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। चलिए, 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो फ्रांस की जनसंख्या उस टाइम थी 2.8 करोड़। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो थी 2.8 करोड़। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो रोब्सपियर थे उसको गिलोटिन की भेंट कब चढ़ाया गया था? तो ये चढ़ाया गया था जुलाई 1794 में। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होने वाला ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है? लिब्रे थी फ्रांस की मुद्रा जिसको बाद में बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं थी? ठीक है, तो ये जो विशेषता थी, जो 1791 में संविधान बन के फिर तैयार हुआ फ्रांस का, उसमें फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। बिल्कुल सही है। इसमें स्त्री और पुरुषों के अधिकारों की घोषणा की गई, ये भी सही है। कर अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक उम्र के केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था, ये भी सही है। उस समय स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। और बोलने की आज़ादी नहीं दी गई, ये गलत है। बोलने की आज़ादी भी संविधान में दी गई थी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता जिस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बनी। जो डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता थी उससे किस सैनिक तानाशाह के उदय का हुआ? तो वो सैनिक वो था नेपोलियन। कौन था वो? नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट। जो डायरेक्टरी था उसकी जो राजनीतिक अस्थिरता थी उससे जो तानाशाह उत्पन्न हुआ वो था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? ये जो बुक है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, इसके जो लेखक है वो है लॉक, जॉन लॉक, जॉन लॉक का पूरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिपीट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? द रिपीट ऑफ लॉज के लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर, डायरेक्ट कर, इनमें से कौन था? टाइल था। और टाइड क्या था? टाइल था चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर, ठीक है, और टाइल क्या था? डायरेक्ट कर था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, तो ये जो अधिकार मिला था ये मिला था 1946 में, ठीक है। 1791 में जब संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें क्या था? महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। उसमें किसको अधिकार दिया गया था? सिर्फ जो कर देने वाले 25 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उनको ही अधिकार दिया गया था मत कर डालने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई थी? ठीक है, फ्रांस के लिए संविधान बनाने हेतु, बिल्कुल सही है। सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए, बिल्कुल सही है। तो जो नेशनल असेंबली है उसका निर्माण किसके लिए किया गया था? एक तो संविधान बनाने के लिए और राजा की जो शक्तियां हैं उनको सीमित करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है दैट इज आवर राइट ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एसेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया था? ये जो गठन किया गया था ये किया गया था 1789 में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एसेट जनरल क्या था? एसेट जनरल था जो समाज के 3 एसेट्स थे, 3 वर्ग थे, वहाँ पे सभी अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे और इन्हीं के आह्वान पर तृतीय एसेट जनरल असेंबली का गठन भी किया गया था। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी सरकार से आने वाले विचारों का समर्थन किसने किया था? जो फ्रांसीसी सरकार थी उससे जो विचार आए थे उसका समर्थन करने वाले जो भारतीय थे वो थे टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, ठीक है। आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। फ्रांसीसी क्रांति, अरे फ्रांस की क्रांति से जो विचार आए थे उससे कौन कौन सहमत थे? टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के अनुमूलन को पारित किया था? ठीक है, तो ये उन्होंने पारित किया था सन 1789 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कर, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के अनुमूलन को, ठीक है, जो नेशनल असेंबली द्वारा किया गया था वो किया गया था 1789 में। चलिए, टाइद का अर्थ क्या है? टाइद, टाइद क्या था? टाइद चर्च द्वारा लिया जाता था, सामान्य कर नहीं था, उत्पाद कर नहीं था, क्या था ये? धार्मिक कर था। क्यों? क्योंकि किसके द्वारा लिया जाता था ये? चर्च के द्वारा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन सी। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। जो चर्च का विशेष कार्यों को करते हैं
उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पादरी वर्ग। ठीक है, चर्च में जो काम करते हैं, विशेष तरह से जो पूजा पाठ है, उस सारी चीज़ों को देखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पादरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? 1774 में कौन बैठा था? वो बैठे थे लुईस 16। और 1789 में क्रांति के समय कौन शासक थे? यही शासक थे 1789 में क्रांति के समय भी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लुईस 16। चलिए, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? तो संविधान जो बना था फ्रांस का, वो बना था 1791 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब बना था? 1791 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? तो वो था जैकोबिन। सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक जो क्लब था वो था जैकोबिन। आंसर बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति किस शहर से में शुरुआत हुई थी? जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी पेरिस में। आंसर इज ऑप्शन सी, पेरिस में। चलिए, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रांस गणराज्य कब बना? फ्रांस गणराज्य कब बना? तो वो बना था 1792 में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। गणराज्य कब बना था? 1992 में। और संविधान बन के कब तैयार हो गया था? 1791 में। और क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आरोप में लुई 16वां को मौत की सजा सुनाई गई थी? क्रांति के बाद लुई 16वां को जो मौत की सजा सुनाई गई थी, वो किस आरोप में सुनाई गई थी? वो सुनाई गई थी राजद्रोह के आरोप में। किस आरोप में? राजद्रोह के आरोप में। आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ये था फ्रांस का सम्राट। क्या था? का फ्रांस का सम्राट था। और ये सैनिक तानाशाह था। कौन था? एक सैनिक तानाशाह। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन कब सम्राट बना? तो नेपोलियन जो था वो सम्राट बना था 1804 में। आंसर इज ऑप्शन सी। नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट बना था वो बना था 1804 में। ठीक है, ये क्या था? एक सैनिक तानाशाह था। उसके बाद है, कौन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? तो जैकोबिन क्लब में कौन कौन थे? छोटे दुकानदार, पादरी और दिहाड़ी मजदूर। लेकिन जो कारीगर थे वो जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? तो आतंक का जो राज्य था वो स्थापित किया था रोबेस्पियर ने। आंसर इज ऑप्शन सी। लुई 16वां क्रांति के समय सम्राट था और नेपोलियन बोनापार्ट सैनिक तानाशाह था। लेकिन जो आतंक का राज्य स्थापित किया था वो किया था रोबेस्पियर।
चलिए, वाटरलू की लड़ाई कब हुई? तो वाटरलू की जो लड़ाई थी वो हुई थी 1815 में। आंसर इज ऑप्शन सी, 1815 में। चलिए, उन देशों के नाम दीजिए जिनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, उसने किन देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? तो वो उन्होंने की थी प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। चलिए, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंप दे गूज कौन थी? जो ओलंप दे गूज थी वो एक क्रांतिकारी महिला थी। कौन थी? एक क्रांतिकारी महिला। ओलंप दे गूज क्रांतिकारी महिला थी एक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे रूसो। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रूसो के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। जैकोबिन का नेता कौन था? जैकोबिन जो क्लब था, सबसे सफलतम क्रांतिकारी क्लब, उसका जो नेता था वो कौन था? वो थे रेबोस्पियर। जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे? रेबोस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता जो थी वो कब समाप्त हुई थी? फ्रांसीसी कॉलोनियों में जो दास्ता की प्रथा थी वो कब समाप्त हुई थी? तो वो समाप्त हुई थी 1848 में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तीसरा स्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तिका किसने लिखी थी? जो तीसरा स्टेट क्या है, ये एक बुक थी। इसके जो राइटर थे वो थे आबे शिए। आबे शिए। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो ये क्रांति हुई थी लुईस 16वां के शासनकाल में। लुईस 16वां के शासनकाल में। आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके एक गणतंत्र घोषित किया था? तो फ्रांस में किसने किया था? ये किया था कन्वेंशन ने। राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की किसने घोषित किया था? वो किया गया था कन्वेंशन ने। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनर क्या था? मेनर क्या था? मेनर एक स्टेट था। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को देखा है। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ
और बने रहे हमारे चैनल पर। अगर फ्रेंड चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।